नमस्कार साथियों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक। कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह है भाग 2 के अध्याय 3 कुंवर नारायण की 2 कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम लोग कुंवर नारायण की जो परिचय है उसको पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जान चुके हैं और उनकी जो कविताएं दी गई है कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो 2 कविताएं दी गई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, दोनों कविताओं की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम देखने के लिए कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है और हमें कितना याद हुआ है और हमारे कितना समझ में आया है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए अभी ये प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो जैसा कि कड़ी में लगातार चल रहा है कि जो आरोह है उसके अध्याय पहले करवाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक अध्याय में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कवि का जीवन परिचय करवाया जा रहा है और उसके बाद उसकी कविताओं की व्याख्या करवाई जा रही है और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर करवाए जा रहे हैं। तो आप इस कड़ी में जुड़कर आरोह है, अंतरा, क्षितिज और ये सभी किताबों के आप प्रश्न उत्तर और व्याख्याएं देख सकते हैं अपने ही YouTube चैनल पर। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न 1। प्रश्न 1 से पहले थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है कक्षा 12। कौन सी कक्षा? कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक। कौन सी? अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक। कौन सी पाठ्यपुस्तक? आरोह है। कौन सी है? आरोह है भाग 2 का अध्याय 3। कौन सा अध्याय? 3। क्या नाम है उसका? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कौन कौन सी कविताएं हैं इसकी? 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने। पहली कविता कौन सी है? कविता के बहाने। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये 2 कविताएं हैं जिनके प्रश्नोत्तर और थोड़ा बहुत हम परिचय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। परिचय के प्रश्न ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि जो कुंवर नारायण है वो हमारे प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं या नई कविता में आते हैं। तो जो प्रयोगवाद या नई कविता के जो प्रश्नोत्तर है उनके अंदर कुंवर नारायण पर विस्तार से बातचीत की गई है और बहुत अधिक प्रश्न बनाए गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को बार बार करने से कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ हमारा मूल उद्देश्य अध्याय से रहेगा, कक्षा 12 का जो अध्याय 3 है उससे संबंधित ही हमारा रहेगा। तो इसी में मैं बता देता हूँ इसी कड़ी में कि कौन कौन सी 2 कविताएं। पहली कविता है कविता के बहाने। जो कविता के बहाने कविता है इसमें क्या कहा गया है कि कविता उड़ना है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ना है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता उड़ना है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस घर उस घर, इस घर उस घर, बिना पंख फैलाए उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। बिना पंख फैलाए उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इस घर उस घर बिना मुरझाए, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है या कविता एक खेलना है बच्चों के बहाने। इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो जो कविता के बहाने कविता है उसका प्रमुख क्या है? उसमें प्रमुख रूप से कविता की तुलना की गई है। कविता की क्या की गई है? तुलना। ये हमें अच्छे से याद रखना है। कविता की तुलना की गई है। किन किन से तुलना की गई है? सबसे पहले तो की गई है चिड़िया से। किससे की गई है?
चिड़िया से। जब चिड़िया से की तुलना की गई है तो चिड़िया से कविता को बढ़कर बताया गया है। कविता में चिड़िया से कविता को बढ़कर बताया गया है, क्योंकि चिड़िया जो है उसकी उड़ान जो है वो सीमित है, वो एक सीमा तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत अधिक रहता है, जो काल के मतलब काल या सीमा से या उससे परे है। फिर आता है दूसरी जो तुलना की गई है वो की गई है फूल से। फूल की भी एक सीमा है, फूल भी महकता है, कविता भी महकती है, मतलब फूल भी प्रभावित करता है, कविता भी प्रभावित करती है, लेकिन फूल का जो महक होता है उसकी जो खुशबू होती है वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय बाद उसकी खुशबू नहीं रहती है। लेकिन कविता हमेशा महकती रहती है, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से वर्षों तक मतलब हम उनको पढ़ते रहते हैं। जैसे कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था, कहाँ, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और आज हम यहाँ गंगानगर में उनको पढ़ रहे हैं, उनकी कविता को बार बार पढ़ रहे हैं, और न जाने राजस्थान के सभी विद्यार्थी या राजस्थान से बाहर भी बहुत से विद्यार्थी उनकी कविता को बार बार पढ़ रहे हैं, और अभी भी उतनी ही अच्छी लगती है कि कविता एक उड़ना है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया का जाने, बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो वो फूल से तुलना की गई और फूल से कविता को बढ़कर बताया गया है। और तीसरी तुलना की गई है बच्चे से। इन दोनों को क्या बताया गया है? समान बताया गया है, बच्चे और उनको, क्योंकि बच्चे भी इस घर उस घर कहीं भी खेल सकते हैं, वो उसमें भेद नहीं करते। बच्चे जो होते हैं वो विश्व मानवतावाद की भावना से प्रेरित होते हैं, और कविता भी विश्व मानवतावाद की भावना से प्रेरित होती है। बच्चे भी किसी में फर्क नहीं करते, ऊंचे नीचे, जात पात धर्म आदि किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं, वे सबसे मिलकर रहते हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। कविता भी ऐसी होती है, कविता धर्म जाति या अन्य किसी आधार पर नहीं लिखी जाती, वो मानवता को आधार बनाकर लिखी जाती है। ऐसे तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है हमारा प्रश्न संख्या 1 कि बात की चूड़ी मरना से तात्पर्य है। बात की चूड़ी मरना से तात्पर्य है। पूछना चाह रहे हैं कि बात की चूड़ी मरना से क्या तात्पर्य है? बात का प्रभावशाली न रहना, बात में अलंकारों का प्रयोग न होना, बात अधूरी रहना, बात जबरदस्ती पूरी करना। बात की चूड़ी मरना, बात की चूड़ी मरना आप बता सकते हैं, अपने अंदाजा लगा सकते हैं, बाद में उत्तर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है ना। बात की चूड़ी मरना से क्या तात्पर्य है? तो चूड़ी मरना, चूड़ी जब कोई हम नट वगैरह या बोल्ट वगैरह उसमें चूड़ी जो होती है, उस चूड़ी को वो अगर चूड़ी मर जाए तो फिर उसकी क्या स्थिति रहती है कि उसकी जो कसावट होती है वो कम हो जाती है, या उसकी जो कसावट जो रहती है वो प्रभावशाली नहीं रहती। तो कहने से तात्पर्य है कि उस नट का या बोल्ट का जो है वो प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, उसमें कसावट नहीं रहती। तो यहाँ भी है कि बात की चूड़ी मरने से तात्पर्य है कि बात का प्रभावशाली न रहना, कि बात प्रभावशाली नहीं रहती। हाँ, ये जो लिया गया है प्रश्न, ये लिया गया है बात सीधी थी पर कविता से लिया गया। किस कविता से लिया गया? बात सीधी थी पर कविता से लिया गया ये प्रश्न। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, और उसे घुमाया फिराया उल्टा पलटा कि या तो बात बने या भाषा के चक्कर से बाहर आए। तो ये थी बात सीधी थी। आपको इसके साथ साथ और बता देना चाहता हूँ, बात सीधी थी पर, चलो आगे बताते हैं। तो कौन सा उत्तर रहेगा? बात का प्रभावशाली न रहना। बात की चूड़ी मरना से तात्पर्य है बात का प्रभावशाली न रहना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि अब आता है हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पंक्ति में अलंकार है। क्या पूछा है? अलंकार। कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? बात जो एक शरारती बच्चे की तरह, किसकी तरह? बच्चे की तरह या बच्चे के समान। तो के समान का प्रयोग किस में होता है? देख लीजिए, उपमा अलंकार में, व्यतिरेक में, विभावना में, विरोधाभास में। तो विरोधाभास कहीं नजर नहीं आ रहा, विभावना बिनु का प्रयोग कहीं नजर नहीं आ रहा, उपमा व्यतिरेक नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक में क्या होता है?
उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, दोनों को समान बताया। किसकी तरह? बात को किसके समान बताया गया? चिड़िया के शरारती बच्चे की समान। तो शरारती बच्चे के समान बताया गया, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। सही उत्तर हमारा क्या होगा? उपमा अलंकार। बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चलो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 3, कविता और बच्चे में समानता है। कविता और बच्चे में समानता है। मैंने बताया था ना कि किस किस से तुलना की गई थी? फूल से तुलना की गई थी, तो फूल से बढ़कर बताया गया। चिड़िया से तुलना की गई थी, चिड़िया से भी बढ़कर बताया गया, लेकिन बच्चे के समान बताया गया। तो दोनों में क्या समानता है वो देखते हैं। दोनों उड़ना जानते हैं? नहीं। क्या बच्चा उड़ना जानता है? नहीं जानता। दोनों खेलते हैं? दोनों निष्पक्ष होते हैं, खेलते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि कविता नहीं खेलती है। दोनों निष्पक्ष होते हैं, ये हो सकता है। दोनों अनजान होते हैं? नहीं, अनजान क्या हुआ इसमें? तो क्या है? और दूसरा क्या है कि हमें जिन प्रश्नों का उत्तर देना है वो कविता को देखते हुए देना है। पहले कविता को पढ़ना है अच्छे से, फिर जो कविता में उसका जो उत्तर निकलता है वही उत्तर हमें देना है। अपना दिमाग का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। जो साधारणीकरण है या मान लो साधारणतः जो उत्तर होना चाहिए वह देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। या क्या सही है क्या गलत है ये हमें अंदाज़ा नहीं लगाना है। खासकर किसमें? जो 9 से 12 की किताबें हैं उनमें। 9 से 12 की किताबों में एक फिक्स उत्तर होता है और वही उत्तर देना है। और वो उत्तर कहाँ से होता है? वो उत्तर जो उसमें रहता है, किसमें? पुस्तक में रहता है, कविता में रहता है। तो इसमें क्या है? कविता और बच्चे में समानता है। क्या समानता है? कि दोनों निष्पक्ष होते हैं। उत्तर है से। दोनों निष्पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दोनों निष्पक्ष होते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है? साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। उपयुक्त पंक्ति में तमाशबीन किन्हें कहा गया है? उपयुक्त पंक्ति में तमाशबीन किन्हें कहा गया है? बताइए, तमाशबीन किन्हें कहा गया? ये किस में थी? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि उसे दिखाई दे रही थी, उसे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसी के चक्कर के, इसी वजह से बात जो थी वो थोड़ी टेढ़ी फंस गई थी। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह लूटने के लिए बात थोड़ी टेढ़ी फंस गई थी। तो इनमें तमाशबीन किसको कहा गया है? देख लेते हैं। लेखक को, दर्शकों को, समाज को, इनमें से कोई नहीं। लेखक को, दर्शकों को और समाज को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आएगा दर्शकों को तमाशबीन कहा गया है। जो देख रहे थे उनको इसके लिए कहा गया। दर्शकों को तमाशबीन। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी, तो किसको कहा गया? दर्शकों को इसमें कहा गया है। उत्तर होगा इसका दर्शकों को। उत्तर ब होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कि बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना का अर्थ है कि बात की पेंच खोलना का क्या अर्थ है? कि बात की पेंच खोलना का क्या अर्थ है? बात का पकड़ में न आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट का न होना और बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की पेंच खोलना। पेंच मतलब पेंच जड़ा हुआ होता है उसको खोल देना। खोलने से क्या? जड़ा हुआ होता है, जब तक जड़ा रहता है तब तक क्या रहता है? कसावट रहती है, लेकिन खोल दिया जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है। आसान हो गया तो क्या है? बात का पकड़ में ना आना, कोई मतलब नहीं। खोलने का मतलब, पकड़ में आने का क्या मतलब है? बात का प्रभावहीन हो जाना, ये नहीं है। ये तो क्या होगा? बात का प्रभावहीन हो जाना किसका है? कि बात की चूड़ी मर जाना। बात में कसावट का न होना, ये भी है कि बात की चूड़ी मर जाना। और बात को सहज और स्पष्ट करना। उत्तर है द। क्या है? बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 क्या देखना है?
असंगत कथन छांटिए। जो पीछे बातें आई थी वही बातें हैं, अभी देख लेते हैं। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना का क्या मतलब है? बात का पकड़ में ना आना, बिल्कुल सही। जिस तरह से शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता है, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आता, उसी तरह बात भी किसी शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, ठीक है ना, तो वो पकड़ में नहीं आ रही थी, ये सही है। छांटना क्या है? अपने को असंगत छांटना है। क्या छांटना है? असंगत, तो ये तो सही है, बात का पकड़ में ना आना नहीं है। पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना, ये नहीं लग रहा। आगे देखते हैं। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। कहने का मतलब ये है कि जो कुंवर नारायण है वो जो अपनी कविता है बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर में क्या कहना चाहते हैं? कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होना चाहिए। उसके लिए अलग से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो हम विषय उठाते हैं तो उसके अनुसार ही हमारी भाषा होनी चाहिए। उसमें हम अलंकारिकता या बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बात जो है उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो ये भी सही है। बात की पेंच खोलना, बात का प्रभावहीन हो जाना नहीं। बात का प्रभावहीन हो जाना मतलब है बात क्या था? चूड़ी मरना, बात की चूड़ी मरना, तो ये रहेगा, ये असंगत है, ये संगत नहीं है। तो इसका मतलब पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना, ये भी सही है। ऊपर वाले तीनों सही है। बात पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना। कहने से तात्पर्य यह है कि प्रश्न उत्तर का औचित्य सिर्फ यही रहता है कि हमने जो पढ़ा है उसको प्रश्न उत्तर के रूप में हम थोड़ा सा एक बार फिर से हम उसको मनन कर लेते हैं, फिर से याद रह जाता है, और प्रश्न किस तरह से आएंगे ये भी हमारे ध्यान में रह जाता है। पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो कौन सा है? बात का शरारती बच्चे की तरह किससे? बात सीधी थी पर। तो इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा चलो आगे बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 भाषा को, अब खाली जगह आ गई है, इस खाली जगह का थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कि क्या था? 2 कविताएं ली गई है। पहली तो है कविता के बहाने। कुंवर नारायण की कितनी कविताएं ली गई है? कविता के बहाने 2 कविताएं, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो ये दोनों कविताएं थी। इन दोनों कविताओं की मैं पहले एक छोटी सी ट्रिक बता चुका हूँ, क्योंकि समस्या ये रहती है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि ये कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई। ये प्रारंभिक प्रश्न होते हैं और जो सबसे आसान प्रश्नों में माने जाते हैं, और अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं और सबसे आसान प्रश्नों में आते हैं जिन्हें हर विद्यार्थी लगभग करता है। तो ऐसे प्रश्न हम किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते कि जिनके अंदर पूछा जाए कि यह कविता कुंवर नारायण की, यह कविता या लेखक की यह कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई। जैसे इसमें यह प्रश्न बनता है कि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसमें हम देखते हैं, इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों, कविता के बहाने इन दिनों लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। कविता के बहाने इन दिनों लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। तो ये हो गया किससे ली गई है? इनके काव्य संग्रह इन दिनों से। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई कौन सी कविता? कविता के बहाने। अब आता है बात सीधी थी पर, ठीक है ना, बात सीधी थी पर। यह कविता किस काव्य संग्रह ली गई है? ये ली गई है बात सीधी थी पर उसे टेढ़ी करने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। बात सीधी थी पर उसे टेढ़ी करने वाला भी कोई दूसरा नहीं। किससे ली गई है? कोई दूसरा नहीं। किस काव्य संग्रह से ली गई है? इनके काव्य संग्रह, कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं से मैं बता देता हूं, कोई दूसरा नहीं की रचना हुई थी या प्रकाशन हुआ था 1993 ईस्वी में। कब हुआ था इसका प्रकाशन?
1993 ईस्वी में, और इसी रचना को 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से। बात सिद्धि थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं से। कोई दूसरा नहीं की रचना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं, वापस आते हैं मूल मुद्दे पर। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? सहूलियत से बरतना चाहिए भाषा को, ऐसे नहीं, ठीक है ना। कैसे? जैसे हम पैसा सहूलियत के साथ बरतते हैं ना, ठीक है। तो कैसे? भाषा को छंदानुकूल प्रयोग, भाषा का भावानुकूल प्रयोग, भाषा अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग, भाषा को पेंच की तरह ठोक देना। तो इसमें उत्तर रहेगा भाषा का छंदानुकूल। अगर छंद के अनुसार प्रयोग करेंगे तो ये तो कहाँ हुआ? सहूलियत कहाँ हुई? ये तो बड़ा कठिन होगा। छंद के अनुसार करना तो बड़ा मुश्किल होता है। 16-16 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, 11-13 मात्राएं, यहाँ यति वहाँ यति, इधर विराम उधर विराम, कितनी मात्राएं, इतने वर्ण उतने छंद, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। और सहूलियत से भाषा का भावानुकूल प्रयोग ये हो सकता है। अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग नहीं। अलंकारों का प्रयोग कितना आसान है। व्यतिरेक अलंकार ये कितना, इस कभी उपमेय कभी उपमान, उपमान को उपमेय से बढ़कर, उपमेय को उपमान से बढ़कर, कभी क्यों कभी कुछ, तो ये थोड़ा कठिन रहता है। भाषा को पेंच की तरह ठोक देना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पीछे कौन सा बचता है? भाषा का भावानुकूल प्रयोग। तो उत्तर होगा भाषा का भावानुकूल प्रयोग। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? कि भाषा का भावानुकूल प्रयोग करना, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है हमारी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम क्या है? उपयुक्त पंक्ति में उसे सर्वनाम, उसे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसे मतलब हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे, किसे किसे ठोक दिया? जो उसे है वो किसकी जगह है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा क्या है यहाँ? संज्ञा क्या है? भाषा के लिए कहा है, छंद के लिए कहा है कि छंद को मैंने उसी जगह ठोक दिया, ठीक है ना। या बात के लिए कहा है कि हार कर मैंने बात को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। या फिर शब्द के लिए कहा है कि हार कर मैंने उस शब्द को उसी जगह ठोक दिया। इतना समय काफी है, बता देता हूं। उत्तर आएगा इसका बात के लिए। उत्तर है स। बात के लिए कहा है कि हार कर मैंने उसे, मतलब बात को, बात जो बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई थी, तो उसको वहां से उसके पेच खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं खुले, तो आखिर उसको वहीं कील की तरह ठोक दिया, जिसमें न तो कोई कसावट थी और न कोई प्रभाव बचा था। और इसी तरह ये भी आ गया कि कील की तरह ठोकना, कील की तरह ठोक देना क्या होता है? बात का प्रभावहीन हो जाना। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है, देखते हैं क्या कहता है कि बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उपयुक्त पंक्ति में वह सर्वनाम, फिर वही बात आ गई, किसका? वह सर्वनाम। बात की चूड़ी मर गई और वह, बड़ा आसान है। बात की चूड़ी मर गई और वह, तो वह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? बात के लिए, भाषा के लिए, छंद के लिए, शब्द के लिए, बात के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? बात के लिए। उत्तर होगा इसका ए। क्या? बात के लिए। किसके लिए? बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, ठीक है। मतलब अब वो प्रभावशाली नहीं रहे। भाषा के अंदर जो बात थी, बात मतलब जो मूल मुद्दा था, जो मूल उद्देश्य था, वह उसके अंदर घूमने लगा। मतलब जो दिख रहा था बाहर से, वो क्या दिख रहा था? सिर्फ ढांचा, शब्दों का एक ढांचा दिख रहा था, बड़े बड़े शब्दों का ढांचा। और जिन शब्दों का प्रयोग कवि ने किस लिए किया था? तमाशबीनों की
तालियों के लिए, तमाशबीनों की वाहवाही के लिए, कि जैसे ही मैं कविता लिखूंगा तो लोग वाह वाह करेंगे, शाबाशी देंगे मुझे। उस शाबाशी और वाहवाही के लिए उन्होंने क्लिष्ट शब्दों का या कठिन शब्दों का जो उस उद्देश्य के अनुसार सही नहीं थे प्रयोग किया था। उसी की वजह से बात की चूड़ी मर गई थी, उसमें किसी प्रकार की कसावट नहीं रही थी, वह प्रभावहीन हो गई थी और भाषा में बेकार घूमने लग गई थी। कुंवर नारायण। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 10। क्या कहता है प्रश्न संख्या 10? प्रश्न संख्या 10 के बारे में बताने से पहले बीच में एक बात और बता देता हूं। किसके बारे में? कुंवर नारायण के बारे में। कुंवर नारायण जो थे वो क्या थे? वो थे कुंवर नारायण जो थे वो किस सप्तक के कवि थे? कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि थे। किस सप्तक के? तीसरा सप्तक के। तीसरा सप्तक के कवि थे। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि थे? तीसरा सप्तक के कवि थे। अभी अपने पास कौन सा प्रश्न है देखते हैं। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ा कौन फंस गया था? भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ा कौन फंस गया था? अभी देख कर आए बता सकते हो। लेखक बात बच्चा छंद, लेखक बात बच्चा छंद, लेखक बात बच्चा छंद। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ा कौन फंस गया था? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कौन फंस गई? बात फंस गई। तो उत्तर क्या होगा? बात। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है बात। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ा कौन फंस गया था? भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी फंस गई थी। अभी है हमारे पास प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रही है कि कुंवर नारायण का जन्म कब व कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब व कहाँ हुआ था? ये है 1927, ये है 1926, ये है 1929, ये है 1927। ये सन है। अगर दूसरी हिंदी नहीं समझ आती है तो सन 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, सन 1926 प्रयाग उत्तर प्रदेश, सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश, सन 1927 अमोदा गांव उत्तर प्रदेश। बताइए कहाँ था? इतना समय काफ़ी है। कुंवर नारायण का जन्म कब व कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उपयुक्त कथन किस रचनाकार का है? किस रचनाकार का है? देख लेते हैं। भूमिका में दिया गया है कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया है। किसके प्रति? यथार्थ के प्रति। यथार्थ के प्रति प्रौढ़ प्रतिक्रिया है, भावुकता की हाय हाय नहीं है। कुंवर नारायण क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, उत्तर बता देता हूँ पहले। इसका उत्तर है कुंवर नारायण, बोल ही दिया है। उत्तर है इसका कुंवर नारायण। ठीक है ना? कुंवर नारायण का अध्याय पढ़ रहे हैं, कुंवर नारायण ही होगा। लेकिन ये प्रश्न इसलिए दिया जाता है, बड़ा आसान है। अगर इसका उत्तर बताओगे आप बताओ, क्योंकि कुंवर नारायण पढ़ा जा रहा है तो ये लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंवर नारायण ही हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुंवर नारायण मतलब जिस लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं उसका प्रश्न न होकर किसी और लेखक का आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह लेखक उस लेखक के बारे में कुछ कह रहा होता है, इस वजह से उसके बारे में कुछ न कुछ आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कविता पढ़ते हैं या अध्याय पढ़ते हैं तो प्रत्येक अध्याय के अंत में किसी दूसरी कविता की पंक्तियां भी दे रखी होती हैं, किसी दूसरे रचनाकार के बारे में भी दे रखा होता है जो उससे संबंधित है। तो इस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी आ सकता है। लेकिन ये पंक्तियां कुंवर नारायण के लिए है। और कुंवर नारायण को नागर संवेदना का कवि कहा जाता था, इसलिए कहा है कि यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया। वो यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया देते थे। वो उस तरह से मतलब भावुकता में बढ़कर हाय हाय करने वाले कवि नहीं थे। कौन? कुंवर नारायण। इसीलिए कुंवर नारायण को क्या कहा गया है? नागर संवेदना का कवि कहा गया है। नागर संवेदना का कवि किसको कहा गया है? कुंवर नारायण को। नागर संवेदना, नागर संवेदना का मतलब, नागर का मतलब होता है नगर की या नगर के रहने वालों की जो संवेदना है उसके कवि। मतलब नगरों के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा था, शहरों के बारे में तात्पर्य शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुंवर नारायण ने अधिक लिखा था। इसलिए इन्होंने कहा था कि यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया है। क्या है? कविता। किसकी? कुंवर नारायण की। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहती है?
प्रश्न संख्या 13 कह रही है कि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर किस पर बल देती है। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, किस पर बल देती है? छंदों पर बल देती है, देखते जाइए, छंदों पर बल देती है, तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली पर बल देती है। क्या जो बात सीधी थी कविता, उसके माध्यम से कवि क्या ये कहता है कि छंद युक्त कविता लिखी जानी चाहिए? क्या कवि ये कहता है कि तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली प्रयोग की जानी चाहिए? क्या कवि ये कहता है कि भाषा की अलंकारिकता, भाषा में अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए और भाषा की सहजता पर ध्यान देना चाहिए? क्या कहना चाह रहा है? तो आपको बता दूं, कवि इस कविता के माध्यम से कहना जा रहा है कि भाषा की सहजता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर छंदों पर, तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली पर और भाषा की अलंकारिकता पर अगर ध्यान दिया तो बात टेढ़ी फंस जाएगी, क्योंकि कवि ने भी इन सब पर ध्यान दिया, उस वजह से बात जरा टेढ़ी फंस गई। एक बात और बता देता हूं, यहाँ आई हुई दोनों कविताएं मुक्त छंद कविताएं हैं। कौन सी कविताएं हैं? मुक्त छंद, जिनमें छंद का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, तुकबंदी का थोड़ा बहुत प्रयोग जरूर है, छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। मुक्त छंद कविता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला को माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला को माना जाता है। जोही की कली मुक्त छंद पहली कविता मानी जाती है, मुक्त छंद। और इसके अलावा खड़ी बोली, किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का। इन कविताओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कुंवर नारायण की कविता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, देखते हैं क्या है। 2005 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए 2005 ईस्वी में, कब? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए कुंवर नारायण को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? अब देखो, कुछ तो प्रश्न में ही प्रश्न बनते हैं कि कुंवर नारायण को, चलो पहले देखते हैं। 2005 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए कुंवर नारायण को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2005 में व्यास सम्मान से, ज्ञानपीठ से, प्रेमचंद से, साहित्य अकादमी से। तो साहित्य अकादमी तो मैं अभी बता चुका हूं, कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। किसके लिए किया गया था? कोई दूसरा नहीं के लिए, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखो, तो 2005 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बता देना चाहता हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। उत्तर सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बताता हूं कि एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले 2005 ईस्वी कि कुंवर नारायण को 2005 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ से। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 2005 ईस्वी में। जब भी प्रश्न याद करें तो प्रश्न को भी याद करें, उत्तर को भी याद करें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बनाए गए हैं वो इस प्रकार बनाए गए हैं। आगे साहित्य के भी पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे साहित्य के तो एक एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न बनेंगे। क्या किया गया है कि जिन वाक्यों पर या जिन मतलब कथनों पर प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, उन कथनों को वैसा का वैसा ही लिया गया है और उसी कथन में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। हमें सिर्फ उत्तर नहीं देखना होता। मान लो वहाँ ये पूछ लिया जाए, अब यहाँ दे रखा है 2005 ईस्वी, हमने इसको ऑब्जेक्टिव है तो इसको हमने याद कर लिया। क्या कर लिया? बहुत सारे बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, इतना याद रखते हैं कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो झट से देखते करते ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको याद हो जाता है। लेकिन जब वहां यह पूछा जाता है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तब वो भूल जाते हैं कि पता नहीं कब प्राप्त हुआ था। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2005 ईस्वी में। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा होता तो आपका दूसरा प्रश्न भी सही होता। फिर देखते हैं कि कुंवर नारायण को 2005 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ। अब वो पूछेगा कि कोई दूसरा नहीं के लिए, इन दिनों के लिए, तार सप्तक में संकलित कविताओं के लिए, या संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। अब हमारे दिमाग में आता है कि पता नहीं किसके लिए हुआ होगा, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रश्न हम स्पीड से पढ़ जाते हैं। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। किसके लिए प्राप्त हुआ था? संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। अब मैं थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता देता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था? 1961 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965
1965 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। 1965 ईस्वी में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। और उसकी राशि क्या थी? 1 लाख रुपया। कितनी राशि थी? 1 लाख रुपया। कितनी राशि थी? 1 लाख रुपया। अब आते हैं वर्तमान में। वर्तमान का क्या है? 2005 ईस्वी। 2005 ईस्वी कब? जब कुंवर नारायण को पुरस्कार प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तब राशि क्या थी? 7 लाख रुपए कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी राशि? 7 लाख रुपए। 2005 ईस्वी में ही 7 लाख की गई थी। और 7 लाख राशि प्राप्त करने वाले कुंवर नारायण प्रथम व्यक्ति थी, क्योंकि 2005 में की गई थी। और पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? कुंवर नारायण को। 7 लाख राशि। तो कुंवर नारायण को कितनी राशि प्राप्त हुई थी? 7 लाख रुपए। और 2011 में यह राशि बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है। 2011 से यह राशि कितने लाख रुपए कर दी गई है? 11 लाख रुपए। और वर्तमान में इसकी राशि कितनी है? वर्तमान में भी इसकी राशि 11 लाख रुपए है। कोई लेखक अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है या प्राप्त होता है किसी लेखक को, तो उसे 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्राप्त होती है। ये किस में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित या मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाता है उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए ही दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ कि समय जरूर लगेगा धीरे धीरे, लेकिन अच्छा करवाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा लगेगा कि किसी टॉपिक पर अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया है, तो उसकी जगह पुनः दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो दिल से। चलो चलते हैं आगे। पाठ्य पुस्तक सृजन। ये सृजन नहीं है, आरोह है भाग 2। आरोह है भाग 2 में संकलित कविता के बहाने। क्या? कविता के बहाने। कविता कुंवर नारायण के किस संग्रह से ली गई? प्रश्न आ गया, बार बार बोला था तो आसानी से कर सकते हैं। किस संग्रह से ली गई? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों चक्रव्यूह। तो आसानी से सीधा सीधा है। क्या है? 1, 2 और 3 इन दिनों। कविता के बहाने इन दिनों से बताया था क्या? कि कविता के बहाने इन दिनों लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। कविता के बहाने इन दिनों लोग न जाने क्या क्या कह देते हैं। भी कविता के बहाने इन दिनों न जाने लोग क्या क्या कह देते हैं। तो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी कोई पुरानी किताब। क्या कह रहे हैं? किसकी पंक्तियां ये? न जाने कब से बंद इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी कोई पुरानी किताब। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन, निराला, कुंवर नारायण या शमशेर बहादुर सिंह? तो किसकी है ये पंक्तियां? निराला की, कुंवर नारायण की। बड़ा आसान है, क्योंकि हम कुंवर नारायण पढ़ रहे हैं इसलिए हमने बोल दिया कुंवर नारायण। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ जब सभी 9 से लेकर 12 तक हिंदी साहित्य का इतिहास सभी हो जाता है, फिर उसमें से एक प्रश्न आता है तो फिर समझ से बाहर हो जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी थी। जैसे कि अभी एक पंक्ति बोलता हूँ, आप उत्तर बताने की कोशिश करना कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर तो टूटेगा। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर तो टूटेगा। इसी तरह उनकी भी पंक्तियाँ, जैसे ये पंक्तियाँ है अध्याय के प्रारंभ में दी गई, उसी तरह ये पंक्तियाँ अध्याय के प्रारंभ में दी गई। बता सकते हैं किसकी ये पंक्तियाँ? ये पंक्तियाँ हैं रघुवीर सहाय की, कक्षा 12 की आरोह पाठ्य पुस्तक, अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में अध्याय जो दे रखा है उसके अंदर दे रखी है क्या? रघुवीर सहाय की ये पंक्तियां है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है, किसके द्वारा? कुंवर नारायण की। तो प्रश्न संख्या आते हैं अब 17 पर। क्या कहता है प्रश्न संख्या 17? देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक आरोह है
आरोह है भाग 2। आरोह है भाग 2 में संकलित बात सिद्धि थी पर कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात सिद्धि थी पर किस संग्रह से ली गई है? कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों अपने सामने चक्रव्यूह। बड़ा आसान है, अभी तो बताया था। क्या बताया था? एक बार फिर देख लो। कोई दूसरा नहीं, इन दिनों अपने सामने चक्रव्यूह। ठीक है, कौन सी? कि बात सिद्धि थी पर उसे टेढ़ी कहने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। बात सिद्धि थी पर उसे टेढ़ी कहने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। तो उत्तर है कोई दूसरा नहीं था। वो कहते हैं ना कि पहला पत्थर कौन उठाएगा या पहला पत्थर कौन मारेगा, वही जो तेरा अजीज होगा। पहला पत्थर कौन मारेगा कि वही जो तेरा अजीज होगा। तो बात सिद्धि थी पर उसे टेढ़ी कहने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18 में क्या कहती है? प्रश्न संख्या 18, कविता के बहाने कविता की भाषा है। कविता के बहाने, कविता के बहाने कविता की भाषा है। क्या भाषा है देख लेते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी। बता चुका हूं पहले कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। कविता के बहाने कविता की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। ठीक है ना, कौन सी बोली है? खड़ी बोली। और किस प्रकार की है? मुक्त छंद में। मुक्त छंद में कविता की रचना की गई है। किसके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति है, विरोधाभास है, मानवीकरण है, उपमा है। बताइए। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, वक्रोक्ति है, विरोधाभास है, मानवीकरण है, उपमा है। विरोधाभास नहीं है, मानवीकरण भी नहीं है, उपमा भी नहीं है, क्योंकि जो जैसे का कोई प्रयोग नहीं किया हो वाचक शब्दों का। वक्रोक्ति है। क्यों है वक्रोक्ति? क्योंकि वक्रोक्ति में क्या होती है? वक्र का मतलब टेढ़ी और उक्ति का मतलब होता है कथन, जिसमें टेढ़ा कथन हो। ठीक है ना, व्यंग्यात्मक कथन हो जिसका अर्थ दूसरा निकलता हो। तो उसी तरह ये है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यह व्यंग्य किया गया है। किस पर व्यंग्य किया गया? टेढ़ी उक्ति है, कह कुछ और रही है, अर्थ कुछ और हो रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि चिड़िया की उड़ान भला, सॉरी, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, मतलब कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जानती है। लेकिन यहाँ ऐसा इसका अर्थ ये होगा कि कविता के समान चिड़िया नहीं उड़ सकती। ठीक है ना, कविता के समान चिड़िया नहीं उड़ सकती। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 20, कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है। कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है वो है ना कि कविता खिलना है फूलों के बहाने। कविता खिलना है फूलों के बहाने। इस घर उस घर सब घर, इस घर उस घर सब घर, बिना मुरझाए महकने के माने कविता ही जाने। तो फूल होता है वो लगातार अपनी खुशबू नहीं दे सकता, उसकी एक सीमा रहती है, कुछ समय बाद उसकी खुशबू चली जाती है। लेकिन कविता हमेशा प्रभावशाली रहती है, उसकी खुशबू हमेशा बिखरती रहती है, वो लोगों को हमेशा प्रभावित करती रहती है अपने भावों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से। तो कविता के बिना मुरझाए महकने का मानना क्या है? कभी न मुरझाना, फूलों की तरह सुगंध देना, देश काल से अप्रभावित रहते हुए हमेशा रस में बने रहना। देश काल से प्रभावित होना, देश काल से प्रभावित तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी न मुरझाना ये भी ठीक है, वैसे फूलों की तरह सुगंध देना ये नहीं हो सकता। देश काल से अप्रभावित रहते हुए हमेशा रस में बने रहना। देश काल से, किसी देश, परिस्थिति, भौगोलिक सीमा और समय की सीमा से अप्रभावित रहते हुए हमेशा रस में बने रहना। उत्तर यही सही है। देश काल से अप्रभावित रहते हुए हमेशा रस में बने रहना। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 21 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21, कवि ने कविता के बहाने कविता में कविता की उपमा किन किन से दी है? कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान है।
मतलब ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें आपको याद हो जाती हैं और कोई समस्या नहीं है, बस इतनी है। कविता के बहाने तो कविता इसी के साथ खत्म हो जाती है। कविता के बहाने कविता में किस किस से दी गई है? चिड़िया से दी गई है, फूल से दी गई है, बच्चा से दी गई है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी से, फूल से भी सबसे पहले चिड़िया से दी जाती है, फिर फूल से दी जाती है, फिर बच्चे से दी जाती है। और फूल चिड़िया से कविता को बढ़कर बताया गया है, फूल से भी कविता को बढ़कर बताया गया है, लेकिन बच्चे और कविता दोनों को समान बताया गया है। इतनी सी तुलना है दोनों में। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 22, कविता के खिलने की तुलना किन से की गई है? चिड़िया से। अच्छा ये तो हो गया। हाँ ठीक है। प्रश्न संख्या 22 क्या है? कविता के खिलने की तुलना किन से की गई है? कविता के खिलने की तुलना, किसकी? खिलने की तुलना। खिलने की तुलना किससे की गई है? चिड़िया से किस प्रकार की तुलना की गई थी? चिड़िया से, बच्चों से, फूलों से, उपयुक्त सभी से। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। चलो, कविता के खिलने की तुलना किनसे की गई है? चिड़िया से क्या की गई है? उड़ने की तुलना। किससे तुलना की गई है? उड़ने से। चिड़िया उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, एक गांव से दूसरे गांव जा सकती है, एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है, लेकिन कविता जो है वो देश काल से परे होती है, वो कहीं भी जा सकती है। हम आज कविता पढ़ रहे हैं, पहले भी बता चुका हूँ कहाँ पढ़ रहे हैं। 1927 में जन्मे, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि की कविता हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और न जाने लोग कहाँ कहाँ उनको पढ़ रहे होंगे। किसी भी देश में जो हिंदी प्रेमी है वो उनकी कविता पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब उसका प्रभाव क्षेत्र, उसकी उड़ान जो है वो इतनी दूर तक है। वो एक गांव से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश तक वो जा सकती है, और वहाँ भी अपना प्रभाव क्षेत्र छोड़ सकती है, या वहाँ भी लोगों को प्रभावित कर सकती है, लोग वहाँ भी उसको पढ़ते हैं। लेकिन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों से क्या की गई है? बच्चों से समानता की भी। बच्चे और जो कविता है दोनों में समानता है, दोनों विश्व बंधुत्व की भावना से, दोनों अपने पराये का भेद नहीं जानती, दोनों विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित रहते हैं। फूलों से, फूलों से खिलने की तुलना की गई है। खिलने की तुलना किससे की गई है? फूलों से। उत्तर है इसका स। खिलने से की गई। जैसे फूल खिलता है और अपनी खुशबू बिखेरता है, उसी तरह कविता भी खिलती है और अपने भावों को बिखेरती है। कविता में जो भाव होते हैं वो खुशबू की तरह बिखरते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, और लोग उसमें प्रभावित होते हैं।